तो रैपर, पत्रकार और समाज सेवी, नेपाल में आंदोलन के ये तीन बड़े किरदार। कौन बनेगा नई सरकार का चेहरा, नेपाल का नया कप्तान? जी दोस्तों, नेपाल में लगी जेन जी की क्रांति की आग के बीच बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ तख्ता पलट तो दूसरी तरफ बड़ा सवाल कि अब नेपाल का नेता कौन होगा जो वैश्विक पटल पर नेपाल के लिए ताल ठोकेगा। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब तलाश हो रही है उनके उत्तराधिकारी की। यूं तो कई नाम इसमें शामिल हैं, कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें युवाओं पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है, खासतौर पर रवि लामिछाने पर, जिन्हें जेन जी के आंदोलनकारियों ने जेल से छुड़ाया। जेन जी का शुरू किया गया आंदोलन अब महज कोई विरोध नहीं रहा, बल्कि सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ये एक बड़ी चीज है। गंभीर हालात को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा तो दे ही चुकी है। तो अब नया नाम कौन है, इस पर बहस शुरू हो गई है। इस प्रदर्शन के दौरान तीन ऐसे चेहरे सामने आए जिनमें से किसी एक को नेपाल का नया कप्तान माना जा सकता है। इनमें पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी पीएम रवि लामिछाने, रैपर से मेयर बने बालेन शाह और सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुङ शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन की चिंगारी को भड़काया और इस चिंगारी से पूरे नेपाल में आग लगा दी। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में एक नाम सबसे बड़ा जो आगे चल रहा है वो है रवि लामिछाने का, जी, जो पेशे से पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक कहा जा रहा है कि नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल का कोई भी नेता इस दौड़ में शामिल नहीं है। मतलब साफ है कि ये लोग कहीं नहीं दूर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कोई युवा चेहरा, कोई यूथ नेपाल का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने को जब जेल से छुड़ाया, जो कि कोऑपरेटिव घोटाले में जेल में बंद थे, उसके बाद उन पर ही सबसे ज्यादा नजर है। आखिर वो कौन है और क्या करते हैं, आपको बताते हैं। रवि लामिछाने नेपाल के सबसे युवा नेताओं में से आते हैं। 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की। पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी को 275 सदस्यीय जो प्रतिनिधि सभा है उसमें 20 सीटें मिली थी। ये एक बड़ी बात है कि नई पार्टी को इतनी सीटें मिले। इसके दम पर वो सत्ता के गठबंधन का हिस्सा बने और रवि को डिप्टी प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम और गृह मंत्री का पद मिला। एक नई पार्टी, या ये कह लीजिए कि नेपाल की केजरीवाल। रवि लामिछाने पहले एक चर्चित टेलीविजन होस्ट थे। सीधा पुरा, जनता संघ जैसे प्रोग्राम किया करते थे। इनमें भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय की बातें को वो विभाग तरीके से रखते थे, उनको उजागर करते थे और लोगों से कनेक्टिविटी उनकी यहीं से जुड़ी। जनता के साथ मिलना शुरू हुआ। कहा जाता है कि लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। नेपाल में इनके शोज काफी हिट थे। इनके प्रोग्राम आवाज बनो बेआवाजों की को एक सम्मान भी मिला, अवार्ड भी मिला। यही वजह है कि रवि लामिछाने आज इस मुकाम पर है। 2022 में बनाई पार्टी के बाद नेपाल के हालात को देखकर वहां पनप रहे सियासी भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए रवि लामिछाने ने सियासत में कूदने का फैसला लिया। 2022 में रवि लामिछाने ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, यानी कि आरएसपी बनाई। गांव-गांव घूमे, युवाओं को अपने साथ जोड़ा। इसका असर इतना ज्यादा था कि लाखों युवा इनसे जुड़ते चले गए और आज जेन जी आप देख सकते हैं जिनका ये पैरवी कर रहे हैं। हालात ये हो गए कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने इन्हें अपने साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन रवि लामिछाने ने सबका ऑफर ठुकरा दिया या नेपाल के नायक बन के उतरे। रवि लामिछाने जब 2022 के चुनावी समर में उतरे तो उसी साल उनकी पार्टी को 275 सदस्यीय जो पूरी प्रतिनिधि सभा वहां की है, वहां पर 20 सीटें मिल गई। ये नेपाल में किसी पार्टी को पहले ही चुनाव में मिली सबसे बड़ी जीत थी। यह नतीजा ऐसा होगा ये रवि लामिछाने ने भी नहीं सोचा था। पहले ही चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने की वजह से उन्हें सत्ता में भागीदारी मिली और नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक वो बन गए। उन्हें गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। तो रवि लामिछाने जब सियासी कामयाबी की छलांग लगा रहे थे तभी उन पर नागरिकता को लेकर आरोप लगे। रवि लामिछाने ने 2014 में अमेरिकी नागरिकता ली थी। कहा जाता है कि इससे उनकी नेपाली नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। नेपाल का नागरिकता कानून यही कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश के सदस्य हैं या नागरिक हैं तो आप नेपाल के नागरिक नहीं रह सकते और उसकी नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। रवि लामिछाने इसी में फंस गए और उन्हें कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। वे दावा करते रहे कि 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी, लेकिन लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी।
क्योंकि अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद उन्होंने नेपाली नागरिकता नहीं ली थी। इससे जनवरी 2023 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी छीन ली। बाद में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और वो खाली हाथ इस तरह कोऑपरेटिव घोटाले में जेल चले गए। इस्तीफे के कुछ दिनों बाद ही रवि लामछाने ने फिर कानूनी प्रक्रिया को अपनाया और नेपाल की नागरिकता हासिल। लेकिन जब गोरखा मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर वो बने, उसी दौरान कोऑपरेटिव जैसे सूर्य दर्शन में गबन के आरोप लगे। ये बड़े आरोप थे। फरवरी दिसंबर 2024 में उन पर जांच हुई और अक्टूबर 2024 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। तब से वो जेल में बंद थे। उनके समर्थक नहीं मानते कि उन पर कोई आरोप है या उन्होंने किसी भी तरह का कोई घोटाला किया है। उन्हें लगता है कि उन्हें फंसाया गया है, और हो भी सकता है, क्योंकि एक देश का एक ऐसा युवा नेता जो किसी एक फिल्म की याद दिलाता हो, वो कैसे इतने बड़े घोटालों में फंस सकता है। तो यही उनके लोग, उनके समर्थक मानते आए। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि नेपाली युवा क्रांति यानी कि जेन ज़ी की वो क्रांति जिसका नेतृत्व जो है जेल के अंदर रह के भी रवि लामछाने ने किया, वो आज पीएम पद के एक प्रबल दावेदार नेपाल में माने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इन तीनों में रैपर, हमारे एंकर टीवी होस्ट, या फिर एक कोई बड़ा नाम ऐसा निकल कर आए जो नेपाल का नया पीएम बने। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन तीनों नामों में तीनों युवा हैं, युवा जोश है, और ये युवा जोश क्या नेपाल को आगे ले जाएगा, क्या वैश्विक पटल पर नेपाल को अपनी पहचान दिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी नेपाल से लेकर अमेरिका तक हर बड़ी खबर पर अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए नितिन देहाती के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि किस्मत का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।